बाय। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ओके, so I hope you have understood the IUPAC nomenclature well. ठीक है प्रणय, बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन ठीक से एक बार पढ़ लिया होगा, आपको बेसिक आइडिया तो आ गई होगी। ओके, अभी मैं थोड़े बहुत आपको और नेमिंग करा देता हूं, जैसे कि कुछ ब्रिज्ड कंपाउंड्स के नेमिंग वगैरह कर लेते हैं। आई होप आपको रूल तो समझ आ गया होगा, और कुछ ब्रिज कंपाउंड्स वगैरह की नेमिंग कर लेंगे तो आपको जो बातें हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो लेट अस नेम सम ब्रिज कंपाउंड्स, और उसके बाद बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और ये कोई बहुत खास टॉपिक नहीं है। इसी वजह से मैंने इसको ऐसा लाइव पूरा 1 घंटे पढ़ाया नहीं है, बस आपको मैंने काम दे दिया था, आपने आई होप कर लिया अच्छे से। ओके, सो I'll just draw some bridge complexes here, and क्योंकि देखो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर वही बात है, लोगों को लगता है फिर कि अरे यार ये नहीं पढ़ाया गया, इस वजह से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, ऐसे ये CONH3 4, देन NH2 and O2, CONH3 4 and then +4, ये कैटाइनिक पार्ट इस तरह से। अभी यहां पर इसकी नेमिंग अगर करनी है हमको, तो देखो बेटा, यहां आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो ऑक्साइड आयन दिख रहा है आपको, वो एक्चुअली में सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, वो एक्चुअली में क्या है, सुपर ऑक्साइड है। ये चलो क्वेश्चन में गिवन है, या आपको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, उससे आइडिया हो जाएगा। कोबाल्ट यूजुअली मेक्स कॉम्प्लेक्सेस इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको +3 रखने के लिए ये क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, और कोई ऐसा तरीका नहीं है। मैंने बताया था सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड का कोई खास डिफरेंशिएटिंग तरीका नहीं है अपने पास, तो आप समझिए ये सुपर ऑक्साइड आयन है। तो बात क्या है यहां पे, इसकी नेमिंग करते समय क्या बात का ध्यान रखना है, कोई डाउट होगा तो अभी पूछ लेंगे। ठीक है, आपको किस बात का ध्यान रखना है कि ये जो लाइगेंड्स हैं, देखो ये तो आपका अमीन है, ये भी अमीन है, अमोनिया है, बट आपने पढ़ा होगा न्यूट्रल अमोनिया के लिए अमीन यूज करते हैं व्हेन इट इज यूज्ड एज अ लाइगेंड। लेकिन ये जो दो लाइगेंड है, ये क्या है, ये जो दो लाइगेंड है ये क्या है, तो ये ब्रिज्ड है। तो नॉर्मली तो नहीं लिखेंगे इसको, कुछ अलग लिखना पड़ेगा, तभी हमको वो डिफरेंशिएटर समझ आएगा कि हाँ यार ये ब्रिज्ड है। तो ब्रिज्ड है तो कुछ तो ऐसा अलग सा लिखना पड़ेगा। और ये कौन सा है बेटा लाइगेंड, ये कौन सा लाइगेंड है, NH2-, और NH2- को हम अमाइड कहते हैं। ठीक है, दिस इज अमाइड, दिस इज अमाइड। So when it is used as a ligand, it will be written like amido, it will be written like amido।
तो ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस की नाम आप इधर से करना शुरू करिएगा। ये तो खैर सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ऑफ दी, ये तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, नाम इधर से करना शुरू करिएगा। तो इसका जो नाम आएगा, देखिए 4 अमीन दिख रहा है आपको, 4 अमीन दिख रहा है, तो यू शुड बेटर राइट इट एज टेट्रा अमीन, यू शुड राइट इट एज टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3। पहला काम यही करेंगे, टेट्रा अमीन। अब स्पेलिंग वगैरह के जो रूल्स हैं वो आपने पढ़े होंगे। यहां स्पेलिंग में ए 2 बार लिखना होता है, ओमिट नहीं होता है, ओमिट नहीं होता है, ठीक है, टेट्रा अमीन। और एक बात, जब अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है अमोनिया, तो नॉर्मल अमीन की स्पेलिंग जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो वो AIMNE होता है, सॉरी AMINE होता है, लेकिन आपने पढ़ा होगा जब अमोनिया होता है तो AMM हो जाता है वहां पे। ये कुछ 2 कौड़ी के रूल्स हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो टेट्रा अमीन, और ये है कोबाल्ट, तो ये है कोबाल्ट। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, इसको -1 मानते हुए, अब देखो ये -1 है, कैसे पता चलेगा सर? भाई देखो पता होना चाहिए, नहीं तो यहां गिवन है क्वेश्चन में कि ये सुपर ऑक्साइड है, और ऐसी चीज आपको पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, जहां पता कर पाना मुश्किल है वो पूछा नहीं जाएगा, तो उसमें परेशान मत होइएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। तो अभी यहां मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि ये सुपर ऑक्साइड है, तो ये सुपर ऑक्साइड है तो कोबाल्ट +3 में आएगा, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हैं। तो टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3 ये लिखा आपने। अब इधर से इधर आ रहे हो तो बीच में अब कौन पड़ा? बीच में अब ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स पड़े। तो जब ये ब्रिज्ड लाइगेंड है, इनके नाम में आपको म्यू लगाना है, म्यू, ठीक है, इसको लाइगेंड की तरह ही ट्रीट करना है, बट ये जो म्यू लगेगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा दैट इट इज ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। तो अब ये अमीडो है, ये सुपर ऑक्सीडो है, तो अल्फाबेटिकली अमीडो पहले आ रहा है, तो म्यू अमीडो, म्यू अमीडो, म्यू सुपर ऑक्सीडो, म्यू अमीडो, फिर म्यू सुपर ऑक्सीडो, ठीक है, सब साथ में है, कोई स्पेस नहीं, सुपर ऑक्सीडो। उसके बाद फिर इधर क्या है? फिर वही चीज है, तो फिर साथ में ही 2 बार लिखना है, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, ठीक है, ये नाम है टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, म्यू अमीडो, म्यू सुपर ऑक्सीडो, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, ऐसे करके चलना है। ये नोट कर लो। दूसरा 2-3 और कराऊंगा, उसके बाद बात क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज गिविंग यू 5 seconds, जस्ट नोट इट, 1 2 3 4 5, डन। नेक्स्ट, दिस इज CONH3 4 NH2 OH COEN2 Cl4, ओके। तो इसका नाम क्या करेंगे? सो सिंपली इधर से इधर जाना है आपको, तो फिर से यहां पर लिखेंगे आप टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, 3 आएगा। ये हाइड्रोक्साइड है और ये अमाइड है, क्लियर है बात? हाँ, आयन भी लिखेंगे बेटा लास्ट में, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, ये आयन है तो आयन लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं है तो आयन लिखेंगे, सॉरी मैंने मिस कर दिया था, ये आयन है तो आयन लिखेंगे बाद में, ठीक है। हाँ, सो दिस इज टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3। फिर देखो म्यू अमीडो है, म्यू हाइड्रोक्सिडो है, तो म्यू अमीडो देन म्यू हाइड्रोक्सिडो, देन अगेन, अब ये क्या है? अब ये इथेन 1,2 डाइअमीन है, और इथेन 1,2 डाइअमीन के नाम में डाई आ रहा है, तो इस 2 के लिए क्या यूज करते हैं? बिस यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे?
दिस विल बी हाइड्रोक्सिडो लिखे, देखो हाइड्रोक्सिडो लिखो तो भी ठीक है, और कहीं कहीं हाइड्रोक्सो लिखा रहता है वो भी ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे म्यू हाइड्रोक्सिडो, फिर उसके बाद क्या गया, हाँ बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, ऐसा इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन, एंड देन कोबाल्ट अगेन +3 में ही है, चेक कर लेना, कोबाल्ट 3, और अब ये बाहर वाला क्लोराइड है तो ये इसके लिए नॉर्मली लिखोगे क्लोराइड स्पेस देख, सो दिस इज द नेम, ओके, यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। देखो यहाँ पे जो विषाद ने आंसर लिखा है वो यहाँ पर उसने इसके जगह पर इथाइलिन डाइअमीन लिख दिया है, तो इथाइलिन डाइअमीन भी एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि ये भी कॉमन नेम नहीं है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ IUPAC माना जाता है इसको, तो ये भी ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर आप पूरा इथेन 1,2 डाइअमीन लिखते हो वो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट, बोथ आर एक्सेप्टेड, ओके। एक आग और लिख लेते हैं, ये देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है FeCO3 CO3 FeCO3, क्या पहचान पा रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स को, कैसा है ये, पहले इसका स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं सभी बच्चे, कोई बहुत ऐसा एबनॉर्मेलिटी तो नहीं लग रही आपको, इनको देखकर बहुत आसान लग रहा होगा। ये एक बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि 2 सेंट्रल एटम हो गए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहते हैं, बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो गया। और CO3, तो ये जो 3 CO है आपको समझ आ रहा है, ये ब्रिज वाले, ये ब्रिज वाले, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ये सब चीजों को मुश्किल नहीं सोचना है। ये CO ऐसा लगा हुआ है, ये CO ऐसा लगा हुआ है, ये CO ऐसा लगा हुआ है, ये कोई लिंकेज चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये मत सोच लेना लिंकेज चेंज हो रही है, ये CO ही है। फिर यहां पर एक और Fe, और ये भी CO से कनेक्टेड, CO से कनेक्टेड, CO से कनेक्टेड, और 3 CO जो है हमारे वो कुछ ऐसे लगे हुए हैं, ये ऐसे लगे हुए हैं। तो इसका भी नॉमेनक्लेचर आपके लिए कोई बहुत खास बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, आप इजीली इसको बना लेंगे, ओके। अच्छा एक गलती हो गई मेरे से, Fe कनेक्टेड नहीं होते, ऐसा ही है, Fe कनेक्टेड नहीं होते, ये CO ब्रिज होता है। तो बस लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये कार्बोनिल है तो ट्राई कार्बोनिल और आयरन, साथ में कोई भी वो नहीं है इधर उधर, तो आयरन 0 में है बेटा, तो क्या लिखोगे, ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, फिर म्यू ट्राई कार्बोनिल, म्यू ट्राई कार्बोनिल, देन अगेन ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, ये हो गया नाम, ठीक है। इज दिस क्लियर? आई होप ये बात समझ आ गई हो। चलिए अब और नहीं करते, अब आपने पढ़ लिया है, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, अब और नहीं करते, आपने पढ़ लिया है, ओके। सो नाउ लेट्स, बाकी बना लोगे बेटा, अब इसमें और टाइम पास करने की जरूरत नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, चलिए अभी जो चीजें हम पढ़ने जाएंगे, आज तो थोड़ा हल्की हल्की चीजें पढ़ेंगे, आज तो थोड़ा हल्की हल्की चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है, जैसे कि थोड़ा क्लासिफिकेशन और कुछ टर्मिनोलॉजीज ही जाएंगे हम आगे।
लेकिन इसके बाद जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये तो चलो आसान है, मेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी, इसके बाद हमारी इसकी बारी आ जाएगी। और ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं ऑन कैमरा कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ये टफ पोर्शन है, और ये पोर्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको अलग लेवल का आनंद आएगा। ठीक है, आपको अलग लेवल का आनंद आएगा जब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर वही बात है, ये सबके बस का नहीं है। ठीक है, ये टफ थ्योरी है, इसको समझना टफ है। और जी हां, नोट्स पढ़ के नोट्स के पॉइंट लिखा देना तो कोई भी कर सकता है, वो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक्चुअल इस थ्योरी को समझना ये टफ पोर्शन है और सबके बस का नहीं। लेकिन जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप खुद फील करोगे कि आनंद आ गया, मजा आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा भी है पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो उस तरह से आपको फील नहीं आया होगा। आप अगर पढ़े भी होंगे पहले, जो ड्रॉपर बच्चे, उनको उस तरह से फील नहीं आया होगा, क्योंकि मजेदार थ्योरी है, दम चाहिए इसमें। तो हम इसकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा आज की क्लास में क्लासिफिकेशन और कुछ थोड़ी मोड़ी स्पेशल लाइगेंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो। और अब तो सिलेबस का भी कोई टेंशन नहीं है मेंस वाला, क्योंकि अब जो एनसीईआरटी ब्लॉक हमको रटना था, तो वो एनसीईआरटी लेवल का ब्लॉक आपको पढ़ना भी नहीं, तो मैं सीधे ब्लॉक आपको एडवांस साथ में ही पढ़ा दूंगा। ब्लॉक वाला जो पोर्शन है सीधे अपन एडवांस का ही पढ़ेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब एनसीईआरटी का ब्लॉक तो खैर आपको पढ़ना नहीं है, वो तो हम इसलिए पढ़ने वाले थे, पहले एनसीईआरटी फिर अलग से एडवांस ऐसे पढ़ने वाले थे, क्योंकि हम थोड़ा सा मेंस के पहले मेंस का सिलेबस खत्म कर लें ये सोच रहे थे। बट अभी तो ऐसा है नहीं। अभी तो देखो हमारा केमिकल बॉन्डिंग तो हुआ पड़ा एडवांस लेवल का, उसके बाद कोऑर्डिनेशन एडवांस प्लस लेवल की खत्म, जीआईओसी एडवांस लेवल की खत्म। मेजर अगर मेंस का अगर आप सिलेबस देखो तो आप पाओगे जनरली बस यही दो टॉपिक्स है, बाकी ब्लॉक में तो ट्रेंड्स व्रेंड्स पूछ रहे हैं वो, है ना। है ना, मेंस में सिलेबस के हिसाब से तो यही लग रहा है बेटा कि ब्लॉक लॉक के कुछ रिएक्शंस वो लोग नहीं पूछेंगे। तो और जो ब्लॉक लॉक के रिएक्शंस हैं ये जब जीआईओसी पढ़ेंगे उसी में कवर होगा, और इसके बाद सीधे हम क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, इसके बाद क्वालिटेटिव पढ़ेंगे फिर ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक, सीधे ब्लॉक एडवांस का पढ़ेंगे। तो अब ये हमको पहले एनसीईआरटी पढ़े उसके बाद फिर ऐसे पढ़े, ये नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस में ही वो ओमिटेड सा दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है ये कि हमको थोड़ी सी अब आजादी मिल गई है, हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। चलिए, एडवांस में रहेगा ही बेटा, एडवांस से कुछ नहीं हटेगा। ठीक है, अभी तक क्योंकि देखो कुछ ऑफिशियली तो नहीं बताया है, और एनटीए और आईआईटी में फर्क है। ओके, एनटीए और आईआईटी में फर्क है। आईआईटी का पेपर बनेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर ब्लॉक से कुछ नहीं आएगा इसका मतलब वो कुछ केमिकल्स के बारे में ही नहीं पूछेंगे, तो केमिस्ट्री का पेपर कहां हुआ वो। तो एनटीए की बात अलग है, इसीलिए मैं बोलता हूं मैं मेंस को एग्जाम मानता भी नहीं हूं। मेंस एक सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, जस्ट टू separate those garbage students. Yes, I am using the right word, to separate those garbage students. Mains is just a qualifying exam. Okay, तो ये मेरी बातें लोगों को किसी को बुरी भी लगती हैं कि अरे यार नहीं सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं भाई, जो सच है वो बता रहा हूं, तो वो बस इसीलिए एग्जाम है, उसी तरह से देखता हूं उसको मैं। ठीक है, तो आप भी उसको वैसे ही देखें, लेकिन हाँ, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम विच यू कैन डू। ओके, ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम विच यू कैन डू। आप जितना अपना एफर्ट मार सकते हैं आप मारिए, दैट्स अ गुड थिंग, बट एक्चुअल टेस्ट वो नहीं है। चलो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो अब ये क्लासिफिकेशन करेंगे, तो देखो पहला क्लासिफिकेशन तो है बेस्ड ऑन this is based on positive and negative parts। तो इसमें कोई क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये फालतू का क्लासिफिकेशन है।
इसमें बस वही है कि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और फिर एनायन नॉर्मल है, एक ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, कैटायन नॉर्मल है और फिर आपका एनायन कॉम्प्लेक्स है, एक ये हो गया। ये सब कुछ खास लिखने की भी जरूरत नहीं है। तीसरी बात क्या है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी हो गया, और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और फिर चौथा जो है वो है कि कॉम्प्लेक्सेस न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो न्यूट्रल भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये एक बेसिस हो गया क्लासिफाई करने का। देखो दूसरा बेसिस क्या है, दूसरा बेसिस ऐसे लोग कहते हैं कि बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव ब्लॉक में ब्लॉक का यूज होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। क्वालिटेटिव में ब्लॉक लॉक का यूज नहीं होता है। अगर आप जीआईओसी पढ़ के फिर क्वालिटेटिव पढ़ रहे हो तो ब्लॉक का यूज नहीं होता है, ठीक है। और जीआईओसी का सबका डेफिनेशन अलग अलग है, टीचर अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। जीआईओसी का कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है कि ये टॉपिक फिर ये टॉपिक ये टॉपिक, वो टीचर पे डिपेंड करता है, सबका यूनिक होता है, ठीक है। तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बेस्ड ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स। अब यहां पे दूसरा क्या है बेटा, अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। तो इसमें क्या होता है, एक होता है मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर किसको बोलेंगे बेटा, मोनोन्यूक्लियर किसको बोलेंगे, मोनोन्यूक्लियर हम कहेंगे जिसमें भाई एक ही सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। ये सब नाम से समझ आ रहा है, ओनली वन सेंट्रल मेटल आयन, उसको मोनोन्यूक्लियर बोलेंगे। पॉलीन्यूक्लियर किसको बोलेंगे, जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल आयन है। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, काफी एग्जाम्पल्स हमने अभी तक देख लिया है, बस नाम लिखवा दे रहा हूं। तो मोर देन वन सेंट्रल मेटल आयन लिखो, मोर देन वन सेंट्रल मेटल आयन, ऐसा एक ही हो गया, मोर देन वन सेंट्रल मेटल आयन। तो ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। फिर एक और टर्म कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, वो है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसका क्या मतलब होता है, देखिए तीसरा, ऑन द कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ये हम लाइगेंड को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, ये हम कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, लाइगेंड किस तरह के हैं। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये टर्म किसके लिए यूज होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है बेटा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जब उसमें हर लाइगेंड एक ही तरह का हो, ठीक है। सो ऑल लाइगेंड्स अगर सेम है, या फिर इसको ऐसा मैं लिख दूं, सेम ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड इज प्रेजेंट, उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड इज प्रेजेंट, उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। मेरे को नहीं लगता मेरे को आपको इसको एग्जाम्पल देके बहुत ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो ये लीजिए। सिर्फ एक ही तरह का लाइगेंड है, जैसे पानी ही पानी है, तो इसको हम होमोलेप्टिक बोलेंगे, ठीक है। अगला लिखिए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, नाम से समझ में आ रहा है, मोर देन वन काइंड ऑफ लाइगेंड, एक से ज्यादा तरह के लाइगेंड हैं, ओके। तो ये हो गया एक और बेसिस क्लासिफिकेशन का, ओके। फिर अगला बेसिस लिखो, चौथा बेसिस, नेचर ऑफ लाइगेंड। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लाइगेंड्स, तो इसमें दो तरह के कॉम्प्लेक्स हम बताते हैं। नेचर ऑफ लाइगेंड्स, पहला सिग्मा कॉम्प्लेक्स,
सिग्मा कॉम्प्लेक्स हम किसको कहते हैं बताऊं मैं आपको? सिग्मा कॉम्प्लेक्स मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें हर डोनर, क्या बोला मैंने, जिसमें हर डोनर हर डोनर हर डोनर हर डोनर कैसा है, सिर्फ क्लासिकल है, क्लासिकल डोनर है जो सिर्फ अपने सिग्मा बॉन्ड्स को दे रहा है। ओके, तो लोन पेयर डोनर जैसे हो गए, ओनली ओनली लोन पेयर डोनर्स, लोन पेयर डोनर्स, लोन पेयर डोनर्स। अब लोन पेयर डोनर्स का ये मतलब मत समझ लेना कि मतलब न्यूट्रल लाइगेंड ही होने चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। लोन पेयर डोनर मतलब सिग्मा डोनर्स, ठीक है, जो सिर्फ सिग्मा डोनेट कर रहे हो। क्लासिकल बोलना ठीक नहीं है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्लासिकल लाइगेंड्स बोलना ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हैं फिर से समझिएगा, वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सिर्फ लोन पेयर डोनर्स हो, जो सिग्मा डोनेशन करते हो, सिग्मा डोनेशन करते हो, तो हर लाइगेंड लोन पेयर डोनर होना चाहिए। ऑल लाइगेंड्स, ऑल लाइगेंड शुड बी लोन पेयर डोनर्स। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ऐसा PT NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, देखो आप इसमें, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, अमोनिया और क्लोराइड दोनों ही लोन पेयर डोनर्स हैं, सिग्मा डोनर है। देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेटल आयन है और उसमें हमने PPH3 यूज किया, PPH3 दो बार और पानी दो बार, इसको भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इसको भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे, जबकि यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि फास्फोरस, ध्यान से सुनना, क्योंकि फास्फोरस वापस भी लेता है इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस इलेक्ट्रॉन वापस भी लेता है अपने वेकेंट डी में, ओके, अपने वेकेंट डी में वापस लेता है। तो क्लासिकल लाइगेंड्स होने चाहिए, ये बोलना गलत है, क्योंकि फास्फोरस का ये जो PPH3 है ये वेकेंट डी में इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्लासिकल तो नहीं हुआ है, तो नॉन क्लासिकल, लेकिन सिग्मा डोनर है तो उसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। लिख लो जल्दी, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। फिर अगला पाई कॉम्प्लेक्स लिखो, इसके बाद पाई कॉम्प्लेक्स, यहीं लिख दे रहा हूं, यहीं लिख दे रहा हूं, लिख लो पाई कॉम्प्लेक्स। तो पाई कॉम्प्लेक्स कौन होगा, तो पाई कॉम्प्लेक्स जिसमें कम से कम एक पाई डोनर हो, ठीक है, सिनर्जिक, हाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब वही जो गिव एंड टेक होता है ना, उसको अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे, जो हमने नॉन क्लासिकल लाइगेंड्स के बारे में बात की है कि वो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं फिर बैक इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं। तो मेटल और लाइगेंड, मेटल और लाइगेंड चले थे एक बॉन्ड बनाने, बट उनका एक बॉन्ड और बन गया, उसको अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। वो नाम से आगे पढ़ाऊंगा अभी, बट अभी बस ऐसे ही लिख लो पाई कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स हैविंग एटलीस्ट वन पाई डोनर, वन पाई डोनर, अगर कम से कम एक पाई डोनर है तो उसको पाई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसके दो तीन एग्जांपल लिख लेते हैं। हैविंग एटलीस्ट वन पाई डोनर, देखो एक भी पाई डोनर है तो उसको पाई कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, ठीक है, एक भी पाई डोनर है तो उसको आप पाई कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू नोट इट डाउन, 1 2 3 4 5। आई होप इट्स डन, क्योंकि इसमें समझने का कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखना है और क्या, साथ में लिखा करो, साथ में लिखा करो। एग्जाम्पल देखो, एक है ये अपना फेरोसीन, फेरोसीन, ये थोड़े नाम भी याद रखना, ये कॉम्प्लेक्सेस आगे यूज करेंगे अपन, ठीक है। फेरोसीन क्या है, फेरस आयन है, फेरस आयन, फेरस आयन। और आपके पास वो जो अपने पढ़ा था साइक्लोपेंटाइनाइल, ये एरोमेटिक एनायन, एरोमेटिक एनायन, दिस वन माइनस पाई, पाई, जब ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है ना, तो इसको कहते हैं फेरोसीन, जब ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है।
लाइक दिस, ये माइनस दिस एंड दिस। अब ये पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सोचना है आपको, पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इसको आई, ये इसको आई, तो ये एक पाई कॉम्प्लेक्स हुआ। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, Fe eta 5C5H5 twice and net is there any charge, is there any net charge, no net charge, okay, this is a neutral complex, this is a neutral complex। और एक एग्जांपल दे देते हैं, जी सॉल्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जी सॉल्ट, जी साइंटिस्ट का नाम है, जी सॉल्ट इज के पोटेशियम PtCl3 eta 2 C2H4। देखो अभी एक बात तो श्योर है कि अभी हम ये नोटेशन सुटेशंस बहुत अच्छे से समझने लगे। अबे महेंद्र तेरे को सैंडविच पूछ नहीं रहा है वो ये इसको सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, सैंडविच बोल रहा है तो नो बोल रहा है, ऑफर नहीं कर रहा तेरे को वो, ठीक है देख इधर, तो ये सैंडविच कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। चलो इसको देखो, ये KPtCl3 eta 2 C2H4, तो यहां पे समझ में आ रहा होगा आपको, दिस इज Pt और 3 तुम्हारे क्लोराइड डोनर है, ऐसे 3 क्लोराइड डोनर है लाइक दिस, एंड देन यू हैव C2H4, दिस इज C2H4, so actually C2H4 is a pi donor, okay, eta 2 C2H4, it is a pi donor like this, so this is your G salt, this is your G salt K के साथ, डन। तो ये हो गया बेटा पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब एक लास्ट और बेसिस बता देते हैं, क्या है ना, ये सब नाम आपको कभी कभी आ जाएंगे तो फिर आपको लगे यार ये अजीब लग रहा है, होमोलेप्टिक क्या है, हेट्रोलेप्टिक क्या है, तो ये नाम कभी कभी यूज हो जाते हैं, इस वजह से हम कॉपी में एक बार लिख लें, कोई भी स्कोप ना छोड़े तो अच्छा है, नोट कर लीजिए इसको। और यार भी दिवाली है ना, तो दिवाली में शायद मैं अपने घर जाऊंगा यार, बड़े दिन हो गए, 1 साल हो गए घर नहीं गया हूं मैं, तो मैं 3-4 दिन के लिए घर जाऊंगा, तो उस समय ना मैं पहले से आपके लिए 2-3 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दूंगा, तो जो उस समय की 2-3 क्लासेस हैं वो थोड़ा रिकॉर्डेड ही देख लेना, ठीक है, रुके ना पढ़ाई इस वजह से, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो वो 2-4 दिन जो रहेंगे, 2-4 तो नहीं 5 दिन लगभग लग जाएंगे, तो उसमें जो 3 लेक्चर्स हैं मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ठीक है। मैं कहाँ रहता हूं बताते हैं बाद में, कहाँ रहता हूं मैं एमपी में भी रहता हूं, मैं यूपी में भी रहता हूं, एमपी में ही घर है मेरा, यूपी में भी घर है, और अभी करेंटली तो इधर छत्तीसगढ़ में हूँ, रायपुर में हूँ, ठीक है। मेरी टोन से आपको लगता होगा थोड़ा यूपी वाला जो टोन है थोड़ा बहुत है, नॉर्थ इंडिया वाला, तो से यूपी के बच्चे होंगे वो तो समझ जाते होंगे, थोड़ा टोन मेरा उधर का है, तो हाँ, बट करेंटली अभी रायपुर में हूँ। चलिए, तो अगला है बेटा डी, नेक्स्ट बेसिस क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ अबे दम का नहीं रहा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये जो है ये कोई ऐसा बेसिस नहीं है, देखो क्या है इसमें ना, ऐसा कभी कभी आपको टर्म मिलेगा कहीं कहीं बुक्स में आप पढ़ोगे कहीं, तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखा रहता है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, या लिखा रहेगा कहीं कहीं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इसका मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। देखो तो ये जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक्चुअली
विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिएजेंट होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है, अगर बोल रहे हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट, तो फिर आपको पूछना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। जब तक आप विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट नहीं बोलेंगे तो वो परफेक्ट का कोई मतलब नहीं है। जैसे क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो आपको क्या पूछना पड़ेगा, एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जब तक आप नहीं पूछेंगे एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्पॉन्टेनिटी का कोई मतलब नहीं है। कुछ वैसी बात है कि जब आप परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो आप हमेशा एक टर्म यहां यूज करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिएजेंट, किसी रिएजेंट के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने एक छोटी सी चीज पढ़ी है, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। जब आप सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर के आयंस जब पानी में है, आप ऐसे सोचो, सिल्वर के आयंस पानी में है, Ag प्लस आयंस इन वाटर। अब पानी में कोई डी ब्लॉक कैटायन है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। कैसे रहता है? कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। तो Ag प्लस आयंस इन वाटर कुछ इस तरह से रहते हैं। देखो, जब आप Ag प्लस एक्वस लिखते हो ना ऐसे, Ag प्लस एक्वस, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है समझो। उसका एक्चुअल मीनिंग होता है Ag प्लस एक्वस। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि Ag जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, H2O2 प्लस 1, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ये Ag का कॉम्प्लेक्स है। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्यों है, सर ये 2 ही पानी को क्यों चिपकाया है, तो ये अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अभी याद रखना पड़ेगा ये, अभी इसको कुछ कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, याद रखो अब इसको। तो ये एक्चुअल में ऐसा कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। लेकिन आप बताओ, जब आप सिल्वर आयंस जो कि पानी में पड़ा हुआ है, अगर आप उसमें NaCl डालो तो क्या हो जाएगा? आप उसमें NaCl डालो तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली में आप क्लोराइड डालो तो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आप जब ये कॉम्प्लेक्स AgH2O होल ट्वाइस प्लस, ये कॉम्प्लेक्स है, और आप इसमें क्लोराइड आयन डालते हो, आप इसमें क्लोराइड आयन डालते हो, तो ये एक्चुअली में AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स जो था, ये कॉम्प्लेक्स जो था ये नष्ट हो गया है। ये नष्ट हो गया है कॉम्प्लेक्स जब आपने इसमें क्लोराइड आयन डाला। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि दिस कॉम्प्लेक्स AgH2O2 होल प्लस इज इम्परफेक्ट। दिस इज इम्परफेक्ट, क्योंकि प्रेसिपिटेट हो गया है। प्रेसिपिटेट हो गया मतलब उतना परफेक्ट नहीं है ये कॉम्प्लेक्स, इज इम्परफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्लोराइड आयन। ऐसा स्टेटमेंट समझ आया क्या? स्टेटमेंट समझ आ गया? दिस इज इम्परफेक्ट क्योंकि उससे वो प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। वो सिल्वर आयंस बाहर आके क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना ले रहे, मतलब ये उतना परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। इट इज इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर आएगा, जैसे देखो ऐसा, एक एग्जांपल और देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉपर और कैडमियम को डिस्टिंग्विश करने का ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, कॉपर का साइनो कॉम्प्लेक्स K3CuCN4। यहां पर कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब इसमें हम H2S डालते हैं, H2S, ध्यान से सुनना, ये क्वालिटेटिव में बहुत काम आएगा। ओके, बाकी आयन के साथ परफेक्ट कहेंगे, हाँ जिसके साथ ये प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है उसके साथ इसको हम बोलेंगे कि हाँ वो परफेक्ट है। जिसके साथ प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है, जिसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, जिसके साथ कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, बोल देंगे हम हाँ यार वो उसके रिस्पेक्ट में परफेक्ट है। जैसे ये, जब इसमें कॉपर के साइनो कॉम्प्लेक्स में जब अपन H2S डालते हैं ना, तो कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई रिएक्शन नहीं आता। तो हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे? हम बोलेंगे कि दिस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट with respect to H2S. This complex is perfect with respect to H2S. लिख लो, यहां लिखेंगे this is perfect
विथ रिस्पेक्ट टू H2S। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तो खैर उतना इंपॉर्टेंस इसका आपको समझ में नहीं आएगा, बट क्वालिटेटिव पढ़ते समय कॉपर और कैडमियम को डिस्टिंग्विश करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट सटीक तरीका ये, क्योंकि जब हम कैडमियम के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कैडमियम भी ऐसे ही साइनो कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैडमियम भी ऐसे ही साइनो कॉम्प्लेक्स बनाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दिस इज K2CdCN4, this is the cyano complex of cadmium, and when we pass H2S to it, सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाता है कैडमियम का, which is CdS, येलो प्रेसिपिटेट है, this is येलो PPT of cadmium sulfide just settles down there, and because of this we say that this is imperfect with respect to H2S। I hope ये बात समझ आ गई है। आगे अगर मैं ये सब टर्म्स यूज करूं कहीं तो आप समझ जाइएगा। ओके, ये हो गया। Done. Now write down the next topic, which is some special ligands। इसके बाद हम थ्योरी में एंटर करेंगे, ठीक है। वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बाद हम उसमें एंटर करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले कुछ स्पेशल लाइगेंड्स के बारे में बोल सकते। सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऑल कॉम्प्लेक्स आर परफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर परफेक्ट with respect to water। ऐसा बोल सकते हैं कि सभी कॉम्प्लेक्स। अब मानो अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो, अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, कोई ऐसी चीज हो। देखो ये स्टेटमेंट में अभी फिलहाल एग्जाम्पल तो नहीं ध्यान आ रहा, बट अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सोच रहा हूं मैं, भी बता रहा हूं। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमने पानी में डाला और पानी में वो डिसॉल्व हो गया। तो देखो डिसॉल्व हो गया का मतलब क्या है कि पानी ने उसके साथ कॉम्प्लेक्स सेट कर लिया। क्योंकि यहां जो हम परफेक्ट इम्परफेक्ट बोल रहे हैं वो एक्चुअली ऐसी बात कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय होके कुछ और बन जाए। समझो मेरी बात, ये कॉम्प्लेक्स हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन ही ये थी कि वो H2O में डिसोसिएट नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। बट मैं यहां पे ये कह रहा हूं, वो बात ठीक है, डिसोसिएट वाली बात नहीं है। लेकिन मानो अगर ऐसा कुछ केस आया तो इसमें कुछ अगर डाउट होगा तो बिल्कुल थोड़ा बात करते हैं, पूछिएगा। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और वो पानी में हमने डाला और वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, या फिर यहां पे कोई और लाइगेंड था, लेकिन जब हमने उसमें पानी डाला तो पानी के साथ वो एक्वा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वो एक्वा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? तो यहां पे विथ स्टेबिलिटी के हिसाब से बात हो रही है ना। जब भी हम परफेक्ट इम्परफेक्ट बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेबिलिटी के बेसिस पे बोल रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। तो जब यहां पर हम किसी कॉम्प्लेक्स में पानी डाल के अगर उसका एक्वा कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि पानी जो है फॉर्म्स अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो पानी उसके रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इम्परफेक्ट हो गया, शायद इम्परफेक्ट हो गया किसके रिस्पेक्ट में? पानी के रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअली यहां प्रेसिपिटेट का बनना, समझ रहे हो बात, यहां एक्चुअली में प्रेसिपिटेट का बनना कोई निशानी नहीं है परफेक्ट या इम्परफेक्ट होने का। इस बात को समझो,
ये तो प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। प्रेसिपिटेट बनना मतलब ये कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय होके ये जो है अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, ये अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। इसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स है लेकिन हमने उसमें पानी डाला और पानी में वो एक्वा कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसका मतलब पानी अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स विथ रिस्पेक्ट टू पानी क्या हो गया, इम्परफेक्ट हो गया। ये ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है ना? थोड़ा समझ आई क्या क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी बात हो रही है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि व्हाट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड और व्हाट इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड। ओके ओके फाइन। ठीक है बेटा, अच्छा डाउट था वैसे। चल आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल लाइगेंड्स लिखो। सबसे पहला जो स्पेशल लाइगेंड हम पढ़ेंगे और ये हमारी सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है CO। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE, ध्यान रखना इस चीज। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ बिल्कुल सैम सही बोल रहे हो आप। कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, मतलब जब तक वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तब तक वो इम्परफेक्ट है या परफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे AgCl है ना, एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे AgBr है, जैसे AgBr है, AgBr आपको ये बात पता है AgBr एक प्रेसिपिटेट है, AgBr एक प्रेसिपिटेट है। तो AgBr घुल जाता है, किसमें घुल जाता है? AgBr में जब अपन अमोनिया डालते हैं ना, अमोनिया डालते हैं तो घुल जाता है, ये घुल जाता है अमोनिया में। लेकिन कब घुलता है? अगर कोल्ड अमोनिया है, कोल्ड अमोनिया आप इसमें डाल रहे हो तो ये डिसॉल्व नहीं होता है, इट डज नॉट डिसॉल्व इन कोल्ड अमोनिया। इसका मतलब हम क्या बोले कि, और यही AgBr, ध्यान से सुनना, यही AgBr जब हम थोड़ा हॉट अमोनिया डालते हैं ना, अब हॉट अमोनिया मतलब अब प्योर अमोनिया नहीं डाल रहे होंगे, अमोनिया का सोल्यूशन डाल रहे होंगे गर्म करके, क्योंकि प्योर अमोनिया हॉट कैसे हो सकता है, वो तो -32 डिग्री पे लिक्विड हो जाता है। प्योर अमोनिया मतलब आप समझिए थोड़ा सॉल्यूशन काइंड ऑफ डाल रहे होंगे उसका, और कोल्ड अमोनिया का सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। हॉट अमोनिया डाल रहे हैं तो दिस फॉर्म्स AgNH3 होल ट्वाइस +1। ये बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स है, जो बच्चे ऑर्गेनिक भी पढ़े होंगे, टॉलेंस रिएजेंट आप कहते थे, इसको याद करिए। ये बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स है, अमोनियाकल सिल्वर कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करिए, यहां भी 2 का आ रहा है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दैट दिस कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस। अब थोड़ा उल्टा सोचो, इसको उल्टा सोचो। इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन के रिस्पेक्ट में परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? तो फिर बात अलग हो जाएगी, फिर लगेगा यार परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, ये तो फिर नहीं बता सकते। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो क्या बोलेंगे यहां पे? जैसे ये कॉम्प्लेक्स है AgNH3 होल ट्वाइस +1 ब्रोमाइड आयन, तो क्या ब्रोमाइड आयन इस कॉम्प्लेक्स को प्रेसिपिटेट बना पाएगा? इसका प्रेसिपिटेट बना पाएगा? तो सवाल है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स ठंडा पड़ा हुआ है, अगर ये ठंडा पड़ा हुआ है तो ब्रोमाइड आयन आप डालोगे और वो AgBr बना लेगा, ऐसा कुछ। लेकिन अगर गरम गरम ये कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा है, तब इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है। तो क्या बोल रहे हैं, जब ये कोल्ड टेम्परेचर में रखा हुआ है तब ब्रोमाइड आयन के रिस्पेक्ट में ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? ब्रोमाइड आयन के रिस्पेक्ट में ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? कोल्ड कंडीशंस में कैसा हो गया? इम्परफेक्ट। देखो वही कॉम्प्लेक्स, वही रिएजेंट, बट कोल्ड कंडीशंस में ब्रोमाइड के रिस्पेक्ट में ये इम्परफेक्ट। और यही अगर हॉट कंडीशंस हो गई तो हॉट कंडीशंस में ये डिसॉल्व हो जा रहा है। डिसॉल्व हो जा रहा है मतलब इसका फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल है,
इसका फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल है, तो हॉट कंडीशंस में सेम रिएजेंट के रिस्पेक्ट में सेम कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, परफेक्ट हो गया। तो देखो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर सकता है, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी डिपेंड कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ओके, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात कर रहे थे, तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए, जी हाँ, इसका एमओ डायग्राम आपको पता होना चाहिए, जो हमने पढ़ा है। और एमओ डायग्राम का सिर्फ एक कंक्लूजन आपको याद होना चाहिए कि इसका जो होमो होता है वो कौन होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका कौन था, अब वो था, और लूमो कौन था, तो LUMO इसका था। जब आप केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था, तो अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो ल्यूमो है ये एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है विथ स्लाइटली मोर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, विथ स्लाइटली मोर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। ये स्टेटमेंट आपको याद आ रही होगी। ओके, और जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो देखो एक बार उसमें होमो कौन था इसका, जब अपन ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था sp मिक्सिंग विक्सिंग करा के, तो इसका जो होमो था वो था सिग्मा था क्या, सिग्मा sp था शायद, सिग्मा sp तो था, ठीक है। इसका होमो भी जो था ना वो इलेक्ट्रॉन का था लोन पेयर, ये कार्बन का लोन पेयर शायद था सबसे हाईएस्ट एनर्जी में। तो लोन पेयर भी तो नॉन बॉन्डिंग में ही रहता है क्या, इसका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और ये भी sp वाला था शायद, याद करो, यही था ना, यही था sp वाला नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा sp, बिल्कुल सिग्मा फैशन वाला, सिग्मा sp इसका होमो था, और ल्यूमो इसका था NBMO, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सुनना। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशल लाइगेंड्स पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल लाइगेंड्स में बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा चीजों को। तो ये मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, आप मान लीजिए कुछ d ऑर्बिटल्स उसके भरे हुए रहते हैं, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखिए ऐसा पाई बॉन्ड बना हुआ, पाई बॉन्ड बना हुआ है, और इसके पास ये है आपका, थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में हमने पहले भी करी हुई हैं, बट अभी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, थोड़ी बहुत बातें हमने पहले भी करी हुई। ये देखो ये फील्ड है, ये वेकेंट ऐसा शो कर रहा हूं मैं। और फिर हमने क्या बात करी, ये वाला जो है ये पाई स्टार है, ये पाई स्टार है, इस पाई बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग, इस पाई बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जब ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाने जाएगा, तो एक्चुअली में होगा क्या, ये ओवरलैपिंग हो गई, इनकी भी एनर्जी मैच कर जाती है। ये जो मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये जो पाई स्टार है, इनकी एंटी बॉन्डिंग होमो में होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। बेटा ठीक तो है, एक बार चेक करो ठीक तो है, होमो में होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड अच्छा सॉरी 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 यार, होमो लूमो उल्टा लिख दिया, इसका होमो है ये उल्टा लिख दिया बेटा, ये कंक्लूजन थोड़ा सा करेक्ट कर लो यार, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। इसका होमो है सिग्मा sp विथ स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, यहां था स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, सॉरी सॉरी ये होमो लूमो में ना मैं उल्टा लिख दिया, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। और ल्यूमो इसका कौन सा था, प्रॉपर एंटी बॉन्डिंग था शायद, है ना, ये प्रॉपर एंटी बॉन्डिंग था इसका, पाई स्टार ही था इसका लूमो शायद, पाई स्टार।
कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ ये ऐसा था। अब करेक्ट है आई गेस, किसी को डाउट तो नहीं? थैंक्स फॉर करेक्टिंग यार, नहीं तो आगे परेशानी हो जाती है। अभी उल्टा लिखे रहते ना, परेशानी हो जाती। देखो अब आओ इस पे, देखो यही चीज रिकॉर्डेड लेक्चर में ना नहीं हो पाता। रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं ऐसे लिख दूंगा और फिर होमोल्यूमो में उल्टा लिख दिया मैंने, फिर वो वीडियो अपलोड हो जाती है। तो कभी कभी रिकॉर्डेड लेक्चर में ऐसे छोटी मोटी चीजें उल्टी हो जाती, वो बच्चे खैर समझ लेते हैं अपने हिसाब से। चलो देखो, अब यहां पर पाई स्टार और तो ये बेटा इसको वापस मिला, ये वापस मिला, ये वापस मिला। तो जब ये वापस मिला तो बच्चों का डाउट रहता है, सर कार्बन 5 बॉन्ड बना लिया। सर कार्बन तो 5 बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ये 1 बॉन्ड बनाया, ये 1 2 3 बॉन्ड बनाया और ये वापस लिया, तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना लिया सर। लेकिन आप तो होशियार बच्चे, आपको पता है ऐसे कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि जब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस भी जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को फिर से मैं बोल रहा हूं क्लाउड की तरह सोचिए, क्लाउड की तरह सोचिए, डेंसिटी की तरह सोचिए। एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन करके सोचेंगे कुछ नहीं समझ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन करके सोचेंगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो ये जो बॉन्डिंग हुई ना बेटा, इसी को कहते हैं हम सिनर्जिक बॉन्डिंग। ऐसा नाम दे दिया गया है सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग इसी को कह देते हैं। तो जभी भी, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या होगा सर? अरे जभी भी ये गिव एंड टेक हो रहा होता है ना, कि मेटल लाइगेंड के बीच में, मेटल और लाइगेंड के बीच में जभी भी मोर देन 1 बॉन्ड बन रहा हो, मोर देन 1 बॉन्ड बन रहा हो, मोर देन 1 बॉन्ड बन रहा, तब उस नेचर की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। लो सबसे आसान डेफिनेशन और परफेक्ट डेफिनेशन, मेटल और लाइगेंड के बीच में, ध्यान से सुनना, मेटल और लाइगेंड के बीच में, मेटल और लाइगेंड के बीच में जब भी मोर देन 1 बॉन्ड बन रहा हो, मोर देन 1 बॉन्ड बन रहा हो, तो आप उसको क्या बोल दें कि हाँ यार यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग ऑपरेट हो रही। मोर देन 1 बॉन्ड कैसे बन गया? एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। लेकिन जब ये बॉन्ड बना है तो ये बॉन्ड उतना कमजोर होता जा रहा है। मतलब मानो कि अगर ये वाला बॉन्ड 0.5 बना है, अब देखो डेंसिटी की तरह सोचना है, अगर ये बॉन्ड 0.5 मैग्नीट्यूड का बना है तो ये वाला बॉन्ड कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो जितना ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जितना ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, उतना ये बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। आई होप समझ आ गई बात। तो एज ए रिजल्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग हो क्या रहा है? एज ए रिजल्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो रहा है? मेटल और लाइगेंड के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। यहीं पे लिख रहा हूं किनारे, सब चीजों को नोट कर लेना, यहीं लिख रहा हूं। एज ए रिजल्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो एज अ रिजल्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो रहा है? मेटल लाइगेंड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है एंड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। तो सर ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से सोचना होगा। देखो इसका क्या काम है, क्योंकि बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये कौन से ऑर्बिटल से दे रहा है? देखो ये कौन से ऑर्बिटल से दे रहा है इलेक्ट्रॉन? ये एक ऐसे ऑर्बिटल से दे रहा है जिसमें थोड़ी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से, जिसमें थोड़ी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, ये उससे दे रहा है। तो थोड़ी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, तब तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। समझ आ गई बात? क्योंकि थोड़ी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है ना उसमें, और थोड़ी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देने से नॉर्मली बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ जाती है, नॉर्मली बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ जाती है। लेकिन यहां पूरी 0.5 तो नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? पूरी 0.5 क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये प्योर एंटी बॉन्डिंग नहीं है। कैसा कैरेक्टर है इसमें?
कैसा कैरेक्टर है? स्लाइट, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाला कैरेक्टर है। तो पूरा तो नहीं बढ़ेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, पूरा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, किसका बढ़ गया? सीओ का, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया तो ठीक है, बट वापस किसमें ले लिया उसने? वापस किसमें ले लिया? अबे वापस तो प्योर एंटी बॉन्डिंग में ले लिया, प्योर एंटी बॉन्डिंग में ले लिया। मतलब 5 रुपए का पुण्य किया, 10 रुपए का पाप किया। समझ गए बात? प्योर एंटी बॉन्डिंग में ले लिया, तो नेट क्या होगा? नेट तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घट ही जाएगा, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है। नेट तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घट ही जाएगा। समझ आ गया? इस बात को अपनी भाषा में लिख लो अभी के अभी। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, पानी पी रहा हूं मैं, जल्दी से लिख लो इस बात को अपनी भाषा में, लिख लो भी। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर से। आप नेट तो समझ गए क्या होगा, अब सिनर्जिक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा देखते हैं। चलो देखो, अब यहां पर एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इफ CO bond order, if CO bond order in chromium CO6 is, chromium CO6 is X, okay, then comment on CO bond order, then comment on CO bond order in, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने CrCO6, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और इसमें CO का बॉन्ड ऑर्डर X है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, CO, नॉर्मल CO में X के साथ कंपेयर करना है, ग्रेटर या इक्वल टू या फिर स्मॉलर, इस तरह से बताना है। देन BH3CO एंड X कंपैरिजन करना है, दिमाग लगाओ और करो। CrCO6 प्लस इसमें और X, CO के बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करना है। फोर्थ इज VCO6 -1 एंड X, फिफ्थ MnCO प्लस, ये कैपिटल O ही है ना हर जगह, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, कोबाल्ट नहीं है। MnCO6 प्लस X, ये कंपैरिजन। सिक्स्थ क्वेश्चन, CrCO5NH3, CrCO5NH3, then seventh and eighth are like CrCO5 PF5, last CrCO5 PCl3, सॉरी PF5 क्यों लिख रहा हूं मैं, PF5 कुछ नहीं होता यार, PF3 लिख रहा है। देन दिस इज PCl3, X के साथ इसको भी कंपेयर करना है। ओके, सो वी हैव 8 क्वेश्चंस एंड जस्ट टेक 2 से 3 मिनट्स और करके देखिए, फिर अपन आंसर डिस्कस करेंगे एक बार।
ओके, चलो एक बार डिस्कस करते हैं। हाँ, कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे थोड़ा इंफॉर्मेशन लगेगा, वो नहीं बना होगा, तो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, आंसर कुछ ऐसे हैं, पहले मैं आंसर नोट कर देता हूं, आप देखिएगा आपने कितने सही किए। ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर देन एक्स, स्मॉलर देन एक्स, स्मॉलर देन एक्स, सॉरी, greater than x, greater than x, sorry, okay, this is also greater than x, then this is smaller than x, and then greater than x, ठीक है, then smaller than x, and this is greater than x, and this is smaller than x। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसको, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, देखो यहां पे क्या हो रहा है, हमने क्या देखा कि यहां पे क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई होगी, तो आंसर है हाँ, ठीक है, हुई होगी, हुई होगी, ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग तो हुई होगी, कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम के पास कुछ डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी देखो, अभी अपन ने एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं सीखी है, बट रफली तो समझ आ रहा है ना कि हाँ मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। अभी इतना ही समझना काफी है, एक्चुअल बॉन्डिंग सीखेंगे इसके बाद। कुछ लोग ये सब एक्चुअल बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद पढ़ाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन थोड़ा इस तरह से चल रहे हैं, तो ऐसे ही चलो आप भी। तो हाँ, यहां पर वो हो रहा है, सिनर्जिक हो रही है। अब यहां पर तो बेटा सिनर्जिक हो ही नहीं रही है, और आपको पता है नेट रिजल्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, नेट रिजल्ट तो यही है कि उसकी बॉन्ड ऑर्डर घट जाती है। तो बिल्कुल सीओ में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा थी, एक्स जो है वो घट गई है। यहां क्या हो रहा है, अरे यहां तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगी, यहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगी, इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट केस है। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां वो बस दे रहा है, क्योंकि यहां पर वो बस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ये बोरॉन है, बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो तो नॉर्मल पी ऑर्बिटल उसका वैसे ही खाली होता है, यहां कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो यहां जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा, वो इस सीओ से भी ज्यादा होगा, पता है, ये सीओ से भी ज्यादा होगा। यहां जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, लिखो इसमें, यहां जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये 3 से बड़ा होगा, बट 3.5 से छोटा होगा, क्योंकि कभी भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 नहीं बढ़ती। ओके, ये कुछ इस तरह का होगा, 3.5 से थोड़ा सा कम होगा, 3.5 से थोड़ा कम होगा, वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। जब हम CO से CO प्लस जाते हैं तो भी ऐसे ही होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहां से दिया था, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाले से, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाले से दिया था, तो उसमें भी ऐसा ही आता है। तो यहां भी कुछ इसी तरह का है, यहां भी कुछ इसी तरह से, क्योंकि शेयरिंग में डाला है, शेयरिंग में डाला है, तो नेट इफेक्ट कुछ इस तरह से, पूरा लूज नहीं हुआ है, लूज नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग में डाला है, ठीक है। ओके, अब यहां पर प्लस आ गया, प्लस आ गया तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की, सिनर्जिक बॉन्डिंग की जो इफेक्ट है, सिनर्जिक बॉन्डिंग थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मेटल के पास अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। समझ आ रहा है, बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रहा है। प्लस चार्ज आने का मतलब है कि मेटल के पास अब इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी है, तो देने में भी वो थोड़ी कमी करेगा, और इस वजह से सिनर्जिक कम हुआ। सिनर्जिक कम होने का मतलब है सीओ की बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो अच्छा है। देखो फिर से सुनो, सिनर्जिक अगर कम होगा तो सीओ की बॉन्ड ऑर्डर के लिए अच्छा है, सीओ की बॉन्ड ऑर्डर के लिए अच्छा है। ओके, तो यहां पर हो गया। अब यहां माइनस आ गया, कभी भी माइनस आ जाए तो समझ लो कि हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, सिनर्जिक ज्यादा हुआ, तो इस वजह से यहां जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घट गया। डन, ये तो डन है चारों केस। सेम यहां भी प्लस है, तो सेम एक्सप्लेनेशन, सेम आंसर। अब इधर आओ, ये 3 अच्छे केस हैं, ये 3 अच्छे केस हैं। यहां पे समझिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये अमोनिया आ गया। अमोनिया कैसा लाइगेंड है बेटा, क्लासिकल, इसको सिर्फ देने में भरोसा है, ये वापस तो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, ये बात सबको पता है, ये तो बस इलेक्ट्रॉन देता है, ये वापस इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा होता। दिस अ क्लासिकल लाइगेंड। और अगर ये क्लासिकल लाइगेंड है
तो क्या होगा, क्लासिकल लाइगेंड है तो क्या होगा, तो Cr है। तो यहां पे Cr इलेक्ट्रॉन दे रहा था 6 CO को, 6 CO को इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, तो पर CO सोचो कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाई 6, और यहां उतनी ही डेंसिटी है क्योंकि यहां भी जो क्रोमियम है ये न्यूट्रल है, क्रोमियम यहां भी न्यूट्रल है, क्रोमियम यहां भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी है, लेकिन अभी उतनी ही डेंसिटी 5 लोगों को मिल रही है, और अगर 5 लोगों को मिल रही है तो पर CO ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, समझ रहे हो बात, पर CO ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और अगर पर CO ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सिनर्जिक ज्यादा हो रहा है, सिनर्जिक ज्यादा हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, पर CO का कम होगा, समझ आ गई बात, तो लेस देन एक्स। इसमें मैं इन 2 पॉइंट्स को आपको बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये सेकंड वाला केस, और प्लस माइनस वाला तो चलो ठीक है, वो बच्चे गैस कर लेते हैं खुद से, ये आई होप समझ आ गया होगा, क्लासिकल के आने से क्या फर्क पड़ा। एक्सप्लेनेशन लिख लेना, अभी समय दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन लिख लो, इसमें अपने शब्दों में लिख लो, मैंने समझा दिया, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब यहां पे थोड़ा सा फैक्चुअल बात आ जाती है, ओके, अब यहां पे फैक्चुअल आ जाएगी कि यहां हम नहीं कमेंट कर पाएंगे कुछ, विदाउट एक्सपेरिमेंटल डेटा वी कैन नॉट कमेंट, तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि ये थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है, याद रख लो, क्या याद रखो, कि जो PF5 है, क्यों नहीं आंसर कर पाएंगे हम, क्योंकि हमको पता था कि NH3 तो क्लासिकल है, बट PF3 में भी सिनर्जी होती है, PF3 में भी सिनर्जी होती है, क्योंकि ये अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में लेता है, वेकेंट डी में लेता है, ठीक है, ये वेकेंट डी में लेता है, तो यहां भी सिनर्जी हो रही है, तो CO के साथ साथ PF3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर आप अपना दिमाग मत लगाइए, ऐसे केसेस में दिमाग ना लगाना ही मैच्योरिटी है। अब आप बोलोगे सर ये वेकेंट डी है और वो पाई स्टार है, तो वेकेंट डी में लेना ज्यादा आसान होगा, नहीं यार, ऐसे दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये साइड वाइड एटम्स अलग हैं, यहां पे अलग है, CO में ऑक्सीजन है, नहीं होगा, ऐसे कंपैरिजन इनका ऑन पेपर नहीं हो सकता, दैट इज मैच्योरिटी, ओके। तो आपको यहां मैं एक ऑर्डर बता दूं कि CO PF5 और PF3 और PCl3 में जो ऑर्डर है, तो यहां लिखो आप अपनी कॉपी में, ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि कौन इलेक्ट्रॉन बेहतर तरीके से लेता है वापस, इलेक्ट्रॉन बेहतर तरीके से लेने का मतलब किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव है, मेटल विथ पाई स्टार या मेटल विथ वेकेंट डी ऑफ PF3, मेटल विथ वेकेंट डी ऑफ PCl3, बोलना जरूरी है, मेटल विथ वेकेंट डी, ऐसा कुछ नहीं होता इससे, ये F के होने से एनर्जी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, Cl के होने से एनर्जी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे इसको। तो ऑर्डर में बताऊं, PF3 बहुत तगड़ा है, एक्सेप्टर है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, और फिर PCl3। हाँ, अब आप ऑर्डर देख लिए तो अब अपना ज्ञान आप बांट सकते हैं कि अच्छा देखो F बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो फास्फोरस पे बहुत डेफिशिएंसी आ जाएगी, बहुत डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो फिर वो एक्सेप्टेंस टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब आप ये ऑर्डर पता होने के बाद अपना ये ज्ञान पेल सकते हो, ठीक है, अब आप अपना ज्ञान पेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ऑर्डर पता होगा तभी हो पाएगा ये। फिर आप बोल दोगे हाँ CO और ये फिर Cl3 में ऐसा है वैसा है, जो भी है लगा लो कुछ, तो ये ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस, समझ आ गई बात, तो ये ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस है, और अब आप ये समझ पा रहे हो, PF3 वो CO से थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस CO के पास कम इलेक्ट्रॉन गया, इस CO के पास रिजल्टिंग कम इलेक्ट्रॉन गया मतलब सिनर्जिक कम हुई, और कम सिनर्जी होने से बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा ज्यादा है, और यहां पर ये कम अच्छा एक्सेप्टर है, जस्ट इसी का उल्टा एक्सप्लेनेशन है यहां पर, और ये एक्स हो गया, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हुई बात CO के बारे में।
ये हुई है बात CO के बारे में। सर इतनी ही बात करनी है CO के बारे में? नहीं, अभी इसमें एक EAN का रूल भी पढ़ेंगे, सिडविक EAN रूल, और एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जैसा टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम करेंगे कल की क्लास में। सो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अभी CO के बारे में, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी बची हुई है, ये क्या होता है ये भी देख लेंगे। एंड देन सिडविक का EAN रूल, इसको मैं CO के साथ ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये रूल CO में ही ज्यादा अच्छे से लगता है। ये नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स बता रहा हूं। एंड इसके बाद हम स्पेशल लाइगेंड्स पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO को देखेंगे, इसमें क्या खास है। इसके बाद हाइड्रोजन को देख लेंगे थोड़ा, एंड देन C2H4 को देख लेंगे एज अ लाइगेंड। ये उतने बड़े नहीं है टॉपिक्स, ये छोटे टॉपिक्स हैं, ये जल्दी हो जाएंगे हमारे। तो C2H4 को एज अ लाइगेंड देखेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे एज अ लाइगेंड। एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो दिस इज द फर्दर प्लानर, इस तरह से चीजें चलेंगी। ओके सर, जब लाइगेंड में मल्टीपल डोनर हो, तो सब देंगे कि नहीं, उसमें रिंग स्टेबिलिटी के अलावा और क्या देखते हैं? देखो, एक्चुअली आप रिंग स्टेबिलिटी ही देखो, क्योंकि कौन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे कितने नहीं देंगे, वो हमने लाइगेंड की लिस्ट बनाई है ना, तो लाइगेंड की लिस्ट से ही समझ आएगी वो कि कौन सा लाइगेंड मोनोडेंटेट है, कौन सा डाइडेंटेट है, वो आपको लाइगेंड की लिस्ट से ही समझ आएगी। आप रिंग की स्टेबिलिटी ही देखिए, और फ्लेक्सीडेंटेट के क्या एग्जांपल्स थे वो हमने आपको बता दिए थे। बस कहीं कहीं फ्लेक्सीडेंटिसिटी आपको देखना पड़ेगा सल्फेट वल्फेट के लिए, बाकी आप बस वो मोनोडेंटेट डाइडेंटेट उनकी लिस्ट से ही समझ आ जाएगा आपको, रिंग की स्टेबिलिटी से ही चेक करो। ठीक है, दैट विल बी इनफ। ठीक है, कल की क्लास का टाइमिंग मैं मैसेज करता हूं, मैं जैसे भी फ्री रहूंगा कल की क्लास का टाइमिंग। ओके, अभी तक बिल्कुल स्मूथ है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल स्मूथ चला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, आइसोमेरिज्म एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अभी कॉम्प्लेक्स देख के थोड़ा समझ तो आ रहा होगा कि हाँ यार ये क्या लिखा हुआ है, कैसा है, क्या है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बिल्कुल स्मूथ है ना? ओके, बहुत बढ़िया, बस पीछे नहीं होना है। बहुत मजेदार चैप्टर है, हाँ यार ये बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अरे पूरी इनऑर्गेनिक की बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है। जिनको आता ही नहीं है, जो इधर उधर से सुने उन्हें रहते हैं, वो टीचर जबरदस्ती बदनाम करते हैं सब्जेक्ट को। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जिसको असल सब्जेक्ट का ज्ञान होगा ना, वो आपको बताएगा कि हाँ यार शानदार सब्जेक्ट है। ठीक है, वो इधर उधर छपरी लोगों की बातें सुन के मत ज्यादा वो ओवरवेल्म हुआ करो कि हाँ अरे यार ऐसा है वैसा है, नहीं, वो सब दो कौड़ी के लोगों की बातें हैं, मत आया करो उनकी बातों में। ठीक है, सभी साइंस का सब सब्जेक्ट अच्छा है यार, परसेप्शन पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या तरीका है, कि उसके पीछे अपना थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो वो परसेप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल छपरी सही एकदम। चलो बेटा, मिलते हैं फिर कल।